हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कोडरमा से प्रकाशित किया हुआ क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट 4 को देखेंगे और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि यूरोप में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के पूर्व भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन कारखानों में न होकर गांवों में ग्रामीण कारीगरों द्वारा होता था। इन पर सौदागरों का नियंत्रण होता था। इसे ही आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारणों को बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर के को देखते हैं। इसका सही आंसर होगा कि 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी में वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट, लंदन शहर के प्रति लोगों का स्वाभाविक आकर्षण, जहां प्रत्येक पेशे और वर्ग के विकसित होने की पर्याप्त अवसर थे। दूसरा पॉइंट, बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तीसरा पॉइंट, लंदन का आंगल सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होना। चौथा पॉइंट, लंदन का एक बड़े व्यापारिक केंद्र में विकसित होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर होगा कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता, भारत और बेल्जियम दोनों देशों में शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। दोनों देशों में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। आप लोग इसे भी याद कर लें। यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से अलग विशेषता, बेल्जियम के संविधान में फ्रेंच एवं डच भाषा को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। कानून निर्माण में दोनों भाषाओं के प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है। इसके विपरीत भारत में भाषाओं को प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, कैसे। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीमित संभावनाएं हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि पहला पॉइंट, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक का एक मुक्त उपहार है। इसीलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, जो तेल गैस के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत का हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग बार बार किया जा सकता है क्योंकि यह एक नवीकरणीय स्रोत है। चौथा पॉइंट, सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी आदि करने में कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, देश में बेकार पड़े बंजर जमीनों एवं सुंदर इलाकों का व्यावसायिक उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन कारणों में भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणीय देश बनने की ओर अग्रसर है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। तो बच्चों, चाहे वह वैश्वीकरण के कृषि पर प्रभाव या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव, दोनों का जवाब सेम होगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण कृषि पर प्रभाव निम्नलिखित हैं।
पहला, वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान अपने यहाँ अधिक होने वाले पदार्थों को विश्व बाजार में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से देश में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगेगी जो पहले संभव नहीं थी। तीसरा पॉइंट, प्रमुख कृषि उत्पादों को निर्यात की स्वतंत्रता दी गई है। ढांचागत सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, बाजार सुधार, क्रेडिट कार्ड का विस्तार आदि के कारण आधुनिक निवेशों में वृद्धि हुई है। चौथा पॉइंट, जब विभिन्न फसलों की मांग विश्व भर में बढ़ेगी तो मांग बढ़ने से चीज़ों का उत्पादन भी अधिक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आज के हमारे इस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुद्रा की परिभाषा लिखें। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक के संचयन के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती हैं, उन्हें मुद्रा कही जाती है। मुद्रा के लिए अपने आप में मूल्यवान होना आवश्यक नहीं है। सामान्य स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया है, अर्थात उद्योग एवं व्यापार में से नियंत्रण या प्रतिबंध हटाना उदारीकरण कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो इसका सही जवाब होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ने गया, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी। दूसरा, ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधित उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। तीसरा पॉइंट कि नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखानों में कई पालियों में काम किया जाने लगा। चौथा पॉइंट, अनेक नए मजदूरों को काम पर रखा गया और प्रत्येक को पहले से भी अधिक समय तक काम करना पड़ रहा था, जिससे युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ने लगी। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को परेशानियों में उलझा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी वस्तुओं पर बल देना शुरू कर दिया। इससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई, व्याख्या करें। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। बच्चों यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ 1925 होना चाहिए था कि हुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई। इसके कई कारण थे। पहला, 1925 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी सालों तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। मार्को पोलो चीन के आविष्कारों की जानकारी लेकर इटली आया। दूसरा पॉइंट है कि 1925 ईस्वी के पूर्व यूरोप हुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई से अवगत नहीं था। चीन के पास हुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले मौजूद थी। मार्को पोलो यह विज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। हुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 तक नहीं होने का एक मुख्य कारण यह था कि कुलीन वर्ग, पादरी और भिक्षु संघ पुस्तकों की छपाई को धर्म के विरुद्ध मानते थे। मुद्रित किताबों को शक्ति और अश्लील मानते थे, अतः पुस्तकों की छपाई को प्रोत्साहन प्रारंभ में नहीं मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव।
राजनीतिक दलों में प्रायः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय यह है कि दल की संपूर्ण शक्ति उसके शीर्ष नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। सदस्यों की खुली चुनौती नहीं होती है तथा नियमित रूप से संगठित बैठकें नहीं होती हैं। शीर्षस्थ नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ता को अंधेरे में रखा जाता है तथा पार्टी के नाम पर सारे फैसले वे समझ लेते हैं। इससे असहमति रखने वाले व्यक्ति के पास पार्टी छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं होता है। सिद्धांतों के आधार पर नेताओं की महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है वंशवाद की चुनौती। अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के आसार खत्म हो जाते हैं। इससे दूसरे अनुभवी तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल के प्रयोग से नहीं हिचकिचाते हैं। इससे पार्टी पर अमीर लोगों तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। चौथा पॉइंट है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। एक सार्थक विकल्प वह है जहां पार्टियों की नीतियों, सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। वर्तमान में विभिन्न पार्टियों के कार्यक्रम लगभग एक समान हैं तथा इनके बीच वैचारिक अंतर नहीं के बराबर रह गया है। ऐसी स्थिति में कुछ अलग नीतियों की अपेक्षा करने वाले लोगों के पास नया नेता चुनने का विकल्प नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं होती है। पहला पॉइंट, जनमत पर आधारित शासन। यह शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान रखा जाता है। दूसरा पॉइंट, समानता और स्वतंत्रता का पोषण। स्वतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीते हैं। उन्हें है दृष्टि से नहीं देखा जाता है, चाहे वे किसी जाति, धर्म, रंग, भाषा, पेशा आदि के हो। चौथा पॉइंट है यह टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाता है, जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। इससे टकराव भी टल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारणों को लिखें। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का निम्नलिखित कारण हो सकता है। पहला, कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र के एक बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। दूसरा पॉइंट है संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इससे सर्ववर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में सर्ववर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। तीसरा पॉइंट है विकास परियोजनाएं। आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। अगला है खनन। खनन से भी वनों को नुकसान पहुंचा है।
इस प्रकार कि खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विभिन्नता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन। अगला है संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता प्रदान करती हैं। तो इसका सही जवाब है कि बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, बचत जमाएं इत्यादि रूपों में, और बैंक इन जमाओं के लिए उचित ब्याज भी देती है। बैंक जमाएं स्वीकार कर उन जमाओं का एक छोटा हिस्सा 15% अपने पास रखते हैं ताकि जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की मांग को पूरा किया जा सके। साथ ही बाकी 85% हिस्सा बैंक ज़रूरतमंदों लोगों के बीच ऋण देने में प्रयोग करता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रायः विश्व में ऐसे स्थानों की तलाश में रहती हैं जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी वृद्धि हुई है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के बीच संबंधों को तेजी से बढ़ा रही हैं। साथ ही विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों का भी तेजी से एकीकरण हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता इसलिए देते थे क्योंकि पहला पॉइंट, उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। दूसरा पॉइंट, जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। तीसरा पॉइंट, बाजार में अक्सर डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। चौथा पॉइंट, उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक मानते थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, यह कितने तरीके से गठित होता है, इसकी विशेषता लिखें। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो उसका आंसर होगा कि संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी घटक इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। इस प्रकार एक संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तर पर कार्य करती है, केंद्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती है। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों पर होता है, अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो या दो से अधिक स्तरों की होती है। दूसरा पॉइंट, विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने का, वसूलने तथा
प्रशासन का एक उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट, संविधान में विभिन्न स्तर की सरकारों के कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों के अस्तित्व तथा प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथा पॉइंट, संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक है। पांचवा पॉइंट, न्यायपालिका को संविधान तथा सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। छठा पॉइंट, विभिन्न स्तरों की बीच व्याग सुनिश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा संगठित क्षेत्र। वैसे उद्यम अथवा कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र, वैसे उद्यम अथवा कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उद्यमों का सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होता है परंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।